आज के इस प्रतिमा अनावरण समारोह के अध्यक्ष सन्माननीय कृपाराम जी नोटियाल जी, वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय गीता रक्षा प्रमुख आदरणीय राजकिशोर हंसदा जी, मंच पर उपस्थित प्रताप सिंह पवार जी, सुरेश पांडे जी, इस परिसर के वनवासी कल्याण आश्रम के समस्त कार्यकर्ता, विविध सामाजिक जीवन के क्षेत्र में काम करने वाले सभी महानुभाव और इस सहिया परिसर के आसपास के गांवों से आए हुए सभी सज्जन वृंद, माताएं, बहनों तथा भाइयों, वास्तव में काम तो पूरा हो चुका है। जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग आए थे, ऐसे स्वर्गीय नंदराम नेगी जी की प्रतिमा का अनावरण हो गया और जिसमें कल्याण आश्रम वगैरह की जानकारी अपने राजकिशोर जी ने हम सबके सामने रखी। कृपाराम जी ने तो अपने पूर्व के सारे इतिहास को, सैन्य की सब गाथाओं को भी बताया और सबसे आनंद देने वाला यह जो अभी हारुल नृत्य हुआ, उससे हम सब लोग आनंदित हो गए। जिन बहनों ने और बंधुओं ने इसको प्रस्तुत किया, बहुत अद्भुत है। मैं उन सबका बहुत ही हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन दो बातों के लिए है। एक, उन्होंने दशकों शतकों से चली आई हुई परंपरा को जीवित रखा है और अभिनंदन का दूसरा कारण है, इतना परिश्रम पूर्वक लेकिन आनंद उत्साह के साथ उन्होंने ये सब ये प्रस्तुत किया। इसलिए मैं दोबारा एक बार फिर सभी अपने बहनों का, विशेषतः बहनों का मैं अभिनंदन करता हूँ। उन महापुरुषों को स्मरण किया जाता है जिन्होंने अपने स्वार्थ को छोड़कर अपनी अपेक्षाओं को तिलांजलि देते हुए केवल देश और समाज की रक्षा के लिए अपना जीवन लगाया। लोग उन्हीं को स्मरण करते हैं और केवल स्मरण नहीं करते तो उनका नाम लेते ही हम रोमांचित होते हैं। उस श्रृंखला में जैसे वर्णन किया गया, राजकिशोर जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि देश के कोने कोने में इस प्रकार के लड़ाकू लोग मुगलों के, अंग्रेजों के सामने डटकर खड़े हुए और अपनी समाज की रक्षा करते करते अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान हो गए। ऐसे सब महापुरुष, उनको अगर हम सोचेंगे क्या मिला तो उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन आज उनको जो मिल रहा है वो तथाकथित किसी नेताओं को नहीं मिलने वाला, वो उनको सम्मान मिल रहा है। अन्यथा कई सैकड़ों वर्ष पूर्व कोई बलिदान होता है और उसका स्मरण करते हैं। हम चंद्रगुप्त मौर्य का स्मरण करते हैं, हम विक्रमादित्य का स्मरण करते हैं, हम पृथ्वीराज चौहान का स्मरण करते हैं, हम राणा प्रताप का स्मरण करते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण करते हैं, हम उन क्रांतिकारकों का स्मरण करते हैं कि उन्होंने अपनी जवानी को भूलकर केवल अपने इस देश के लिए फांसी के फंदे पर झूलना स्वीकार किया। ऐसे सब महापुरुषों का स्मरण होता है। एक बहुत अच्छा अवसर भी आज है। देश को स्वतंत्रता प्राप्त होकर अमृत वर्ष चल रहा है, 75 वर्ष हो रहे हैं। उस अमृत महोत्सव वर्ष में जिन महापुरुषों का स्मरण करना चाहिए, उसमें
स्वर्गीय अनंतराम नेगी जी उसी श्रृंखला के एक है। आज हम स्वतंत्रता का आनंद अनुभव करते हैं, वो ऐसे महापुरुषों के कारण करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता देखी नहीं, परंतु स्वतंत्रता हमारे हाथ में देकर वो चले गए। इस प्रकार का यह एक अद्भुत अवसर, अद्भुत प्रसंग। और मैं देख रहा था कि आयु के 21-22 वर्ष की आयु में पुरुषार्थ के, धैर्य के, साहस के साथ अपने जिन्होंने ऊपर विश्वास डाला, ऐसे राजा के प्रति विश्वास प्रकट करते हुए और अपने प्रति उनके मन में विश्वास प्रकट करते हुए अकेले लड़ने के लिए निकले, थोड़ी बहुत सेना लेकर निकले और सामने वाले शत्रु के नेतृत्व करने वाले सरदार को मार कर ही आया है। हम तो उनको वापस देख नहीं पाए, लेकिन अपना काम पूरा करके चले गए। ऐसे सभी महापुरुषों का स्वर्ग में तो स्थान है ही, परंतु हम सब लोगों के अंतःकरण में उनका स्थान ये निरंतर बना रहेगा। ये स्मरण हमारे लिए एक ऊर्जा प्रदान करने वाला रहेगा। मैं समझता हूँ कि आज इस अवसर पर हम सारे बलिदानियों का स्मरण करें कि जिन्होंने इस देश के लिए अपना प्राण न्योछावर कर दिया है। जनजाति क्षेत्र का विषय आता है। इस देश में रहने वाले कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पश्चिम के राजस्थान से लेकर मणिपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ जो समाज है अपना, हम सबका अगर कुछ एक है तो हमारी सबकी मान्यताएं एक है, हमारी कई प्रकार की परंपराएं एक है, परंतु लोग इसको भिन्न भिन्न रूप में बताते हुए हमारे अंदर एक खाई निर्माण करने का प्रयास करते हैं। आप कश्मीरी हो, आप पंजाबी हो, आप महाराष्ट्र के हो, आप राजस्थान के हो, आप गुजरात के हो, आप असम के हो, आप नगर के हो, आप जनजाति क्षेत्र के हो, आप क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य हो, कोई हरिजन है, इस प्रकार की अपनी मान्यताओं को एक मानकर चलने वाले समाज के अंदर कुछ विविधताओं को लेकर और भेद निर्माण करने का प्रयास करने वाली शक्तियां पहले भी थी, आज भी है। लेकिन एक बात को समझने की आवश्यकता रहती है कि विविधता यानी भिन्नता नहीं है। विविधता अलग है, भिन्नता अलग है। विविधता एक सुंदरता का प्रकटीकरण है और भिन्नता ये भेद को दर्शाता है। आज हम जब सारे अपने कार्यक्रमों और सब प्रकार का जीवन देखते हैं तो विविधताओं से भरा हुआ है, भिन्नता को यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। विविधता तो सुंदर है। यहाँ पर बैठे हुए हम सब लोग अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर आए हैं, अलग अलग प्रकार की वेशभूषा करके आए हैं, अलग अलग प्रकार के और अपने अपने साधनों से आए हैं। अगर आपको सबको कहा जाता कि आप एक ही वेश पहनकर आइए तो ये दृश्य का आनंद कहाँ मिलता है। तो विविधता तो आनंद देने वाली बात है, भिन्नता झगड़ा कराने वाली बात है। और हमारे शत्रु भिन्नता को, विविधता को भिन्नता बताकर हमको एक दूसरे से दूर करने में लगे हुए हैं। आप कल्याणाश्रम के सभी लोगों के, अभी ये बहनें नृत्य कर रही थी, उनके गले में एक प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है। उस पर क्या लिखा है अगर हम देखेंगे तो उसके ऊपर एक शब्द लिखा हुआ है कि तू और मैं रक्त एक। तू और मैं, ये तू और मैं कहने वाले कौन है, मैं कौन है और तू कौन है। तो ये मैं है तो मैं अपने आप को कह रहा हूँ, और जब मैं तू कहता हूँ तो भिन्न भाषा, भिन्न प्रकार की परंपरा, भिन्न प्रकार के खान पान, भिन्न प्रकार की भाषाएं, भिन्न प्रकार के नृत्य, भिन्न प्रकार की कलाएं, भिन्न प्रकार का सब अपने कमाई के साधन, ये सब होते हुए भी रक्त तो एक है।
ये एक ही विचार ऐसा है कि इस देश की सब प्रकार की भिन्नताओं को समाप्त करने का सामर्थ्य रखता है। और इसलिए तू और मैं रक्त एक, इस भाव को और अधिक प्रखर बनाने की आवश्यकता है। नहीं तो हमारे शत्रु हमको समाप्त करने के लिए तुले हुए हैं। हमारी सब प्रकार की झगड़े आपस के अंदर विद्रोह करते हुए और अपने आप को अलग बनाने का प्रयास करने वाली शक्तियां आज सक्रिय है। हम सब भारतवासियों का एक काम है कि हम इस प्रकार के जाल में, षड्यंत्र के अंदर न फंसते हुए तुम मैं एक रक्त, इस भाव को प्रखरता के साथ अंदर रखेंगे। किसी को हम फैलाना चाहते हैं। आज यहाँ पर जिस प्रकार के नृत्य प्रस्तुत किए गए, मुझे एक प्रसंग याद है कि भारत का एक सांस्कृतिक मंडल भारत सरकार ने विदेशों में भेजा। उसमें अपने नागालैंड के लोग गए और वहां पर जब सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर आया तो नागालैंड से गए हुए लोगों ने चर्च के द्वारा सिखाया गया नृत्य करना शुरू किया। तब वहां के लोगों ने कहा, यह तो हमारा है, आपका क्या है? आप तो आपकी कला प्रस्तुत कीजिए, ये जो आप बता रहे हो ये आपका नहीं, ये तो हमारा है। सही कहा उन्होंने। और जो अपने गए हुए लोग थे उनको विचार करने के लिए प्रेरित किया कि अगर ये हमारा नहीं है तो हमारा क्या है। आज कल्याण आश्रम के माध्यम से पराया क्या है और अपना क्या है, ये बीज डालते हुए हम सबके अंतःकरण में उन बातों को जगाने का प्रयास होता है कि अपनी कुछ विशेषताएं हैं। हम कई प्रकार के जनजातीय क्षेत्र में कई प्रकार की कलाओं को देखते हैं। जब हम चित्रकला देखते हैं तो अद्भुत लगता है कि एक गांव में रहने वाले किसी न किसी प्रकार की कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, कहीं अपने गांव के बाहर तक नहीं गए, परंतु उनके हाथ में जो चित्रकला है वो अद्भुत है। कई प्रकार के वाद्यों का निर्माण करते हैं, नृत्यों की रचनाएं करते हैं, गीतों की रचनाएं करते हैं, अपनी सब प्रकार की मान्यताओं को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। ऐसे गांव-गांव के अंदर देश के कोने-कोने में बैठे हुए अपने जनजातीय क्षेत्र के बंधु हैं। आज इस जनजातीय क्षेत्र के अपने रहने वाले हम सभी को इस प्रकार के भेद को भूलकर नगर, शहर, गांव, वनवासी, भाषा भिन्नता, खान पान की भिन्नता, इन सब को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हमारे दो होने का कारण नहीं बनना चाहिए। ये सब दो तीन प्रकार के लोग, दो तीन प्रकार की बातें रहेगी, परंतु बार बार ये कहना पड़ता है कि आपका और हमारा नहीं, हम सबका। आपका और हमारा कहने में भी गड़बड़ है। आपका और हमारा जब हम कहते हैं तो आप अलग है, हम अलग है। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, इस देश में कोई भी रहने वाला, हम सब रक्त अगर एक है तो हम सब एक है। इसकी ताकत है। अपने यहाँ की जनसंख्या 100 करोड़ से ज्यादा है। हम दुनिया में कोई दुर्बल नहीं है, परंतु जब 100 करोड़ जब विभाजित हो जाता है, टुकड़ों में बंट जाता है, तो राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी शक्तियां बहुत प्रभावी रूप से काम करती है और हमको और अधिक दुर्बल बनाने का प्रयास करती है। और इसलिए अपनी समाज की इस आंतरिक शक्ति को हम पहचानें, हम अपने आंतरिक एकात्मता को पहचानें, हम विविधताओं को सुरक्षित रखते हुए अंदर की भावनाओं को एक सशक्त करते जाए, मजबूत करते जाए। जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया, उन्होंने इस एकात्मता को बनाए रखने के लिए प्रयास किया है। अन्यथा मैं सोच रहा था कि नंदराम जी के घर पर तो कोई हमला नहीं हुआ था, हमला तो हुआ था हम लोगों पर, और नंदराम जी अपनी रक्षा के लिए खड़े हुए। ये उनका स्वार्थ क्या है, उनके ऊपर हमला नहीं। ये एक उदाहरण, इस प्रकार के जो अनेक महापुरुष है, उन्होंने यही बताया है
कि आप और नहीं, हम सब एक, इसी भाव को अपना बलिदान देते हुए हम सबके सामने रखा। और इसलिए इस प्रकार की आवश्यकता तो रहती है। मुगलों के साथ, अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते रहे। आज भिन्न प्रकार के भी संघर्ष चल रहे हैं, कोई नक्सलवाद के नाम पर, कोई साम्यवाद के नाम पर, कोई अपने संघर्ष का ही आधार बनाते हुए एक दूसरे के खिलाफ देश के अंदर ही जमींदार और मजदूर, बड़े बड़े कारखाने चलाने वाले और कारखानों में काम करने वाले लोग, बड़े बड़े धनवान संपन्न लोग और गरीब पिछड़े हुए इस प्रकार के लोग ये खाई का कारण न बने, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये खाई का कारण नहीं बनना चाहिए। हम एक दूसरे के अगर रक्त एक के समान चलते हैं तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए चलेंगे। अभी जो नृत्य बताया, उस नृत्य की विशेषता क्या है, तो हम देख रहे थे, आप सब लोग जानते ही हो कि सबके हाथ एक दूसरे के हाथों में थे। यही इसकी विशेषता है, एक दूसरे का हाथ। यहां तो कोई गिरने का डर नहीं है, यहां तो कोई संकट आने वाला नहीं है, लेकिन अपने अंतःकरण का भाव है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ना, इसका मतलब ही है एक दूसरे की चिंता करना है, एक दूसरे को साथ साथ लेकर चलना है। कोई आगे चले जाए और कोई पीछे चले जाए, इस प्रकार के समाज कभी भी सम्मान को प्राप्त नहीं होता। और जब सब साथ में चलते हैं, अभी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, हम सब जाएंगे तो अपने अपने ढंग से चलेंगे, अपने अपने रास्ते से चलेंगे, उसको देखने में आनंद नहीं आएगा। आनंद तो यहाँ आ रहा था जो 20-25 मिनट का हमने लिया है। ये संकेत हमको देता है कि हाथ में हाथ लेकर चलो। हाथ में हाथ आ जाता है तो हृदय भी एक हो जाता है, अंतःकरण भी एक हो जाता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि यह प्रारंभ हुआ, जो सबने अपनी अपनी भूमिका समय समय पर निभाने की आवश्यकता रहती है। जिनके पास कुछ है उन्होंने, जिनके पास नहीं है उनको देने के लिए जाना है। लेकिन मैं मानता हूं कि सबके पास देने के लिए कुछ है। अगर कोई संपन्न व्यक्ति है, उसको भी संस्कार कौन देगा, तो शायद संस्कार देने वाला संपन्न नहीं होगा, और संपन्न व्यक्ति संस्कारित होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए संपन्न व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्तियों को भी अगर कोई अच्छी बातें सीखना है तो अपने समाज में श्रेष्ठ विचार और श्रेष्ठ आचरण को लेकर चलने वाला समाज का भिन्न भिन्न प्रकार का वर्ग है, उससे लेना चाहिए। और मैं कई बार, कई वर्षों से जनजाति क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। मैंने कई बार देखा है, सुना है कि जनजाति क्षेत्र के अंदर कभी भी अनावश्यक हत्याएं नहीं होती, जनजाति क्षेत्र में कभी भी चोरियां नहीं होती, जनजाति क्षेत्र में किसी का कोई अपमान नहीं करता, जनजाति क्षेत्र में किसी प्रकार की स्थिति पर कोई भेदभाव का व्यवहार नहीं करता। आज हम सब पढ़े लिखे सम्रांत संपन्न वर्ग को उनके जीवन से ये संदेश मिलता है। अब जब हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा होगी, हमको शिक्षा प्राप्त हुई, हम कुछ आर्थिक दृष्टि से संपन्न हुए, हमको मानकर चलना चाहिए कि हमारी प्राप्त शिक्षा दूसरों को देने के लिए है। हमने प्राप्त किया हुआ धन, उसमें से कुछ समाज का हिस्सा है, वो देने के लिए जाना है। ये समाज लेन देन पर चलता है। अगर हम कुछ ले रहे, कुछ अच्छी बातें ले रहे, तो अपनी शक्ति इस प्रकार के समाज के बंधुओं के लिए लगाना चाहिए। फिर वो शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला हो, या दूर दराज में जनजाति क्षेत्र में, पर्वतों में, पहाड़ों में कई प्रकार की उपेक्षा का जीवन जीने वाला होगा, वो उसके लिए हमको सबको कुछ करते रहना चाहिए। और जो करेंगे वो तो अच्छा ही करेंगे। गत लगभग 70 वर्षों से जनजाति क्षेत्र में इस प्रकार का प्रयास जशपुर के, छत्तीसगढ़ में जशपुर है, वहां से प्रारंभ हुआ। और जब ये लहर चली तो देश के कोने कोने में जहां जहां पर जनजाति क्षेत्र है, वहां पर इस प्रकार के काम करने वाले कार्यकर्ता खड़े हुए और काम करने लगे।
मैं एक बहुत ही आनंद करने वाली बात बताने वाला हूँ कि जब इस प्रकार का कार्य प्रारंभ हुआ तो कई नगरों के पढ़े लिखे युवा वर्ग अपना घर बार छोड़कर अपने इन बंधुओं के बीच जाकर काम करने के लिए सिद्ध हुए। लेकिन आनंद तो आगे की बात का है। जब ऐसे बंधुओं ने देखा कि कोई दिल्ली से आता है, कोई बंबई से आता है, कोई कलकत्ता से आता है, कोई रांची से आता है और कई शहरों से पढ़ लिख कर आता है, हमारे लिए यहाँ पर आकर काम करता है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर हम भी समाज के लिए काम करने के लिए आए। आज पूरे देश भर में हजारों की संख्या में जनजाति स्वयं अपने समाज के लिए काम करने के लिए आया। ये कल्याण आश्रम का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान। और आज हम अनुभव कर रहे हैं कि इतने 70 वर्षों के प्रयासों के कारण एक अस्मिता जागरूक हो रही है, अपना हित अहित समझने लगा है। षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र ध्यान में आ रहे हैं, इनके चंगुल से न फंसते हुए इनके चंगुल से दूर रहना है। ऐसा जागरूक समाज जनजाति क्षेत्र में खड़ा हो रहा है। वहीं पर अपने शत्रुओं को जवाब देने वाला खड़ा हो रहा है और उनके सामने हिम्मत के साथ खड़े होकर अब ये षड्यंत्र के दिन समाप्त हो गए, ऐसा अपने को व्यवहार से वो करने के लिए सिद्ध हुआ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और जब ये 70 वर्षों के निरंतर प्रयास के कारण जब चला, मैं मानता हूं कि अभी पर्याप्त तो नहीं है, क्योंकि षड्यंत्रकारी चुपचाप नहीं बैठते। जब उनको लगता है कि अपने अस्तित्व पर खतरा है तो वो और नए नए प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने इस जनजाति क्षेत्र में रहने वाले सभी प्रकार के अपने ही बंधुओं को हम इस प्रकार के समाज विघातक राष्ट्र विरोधी ताकतों से सुरक्षित रखते हुए उनके कंधे से कंधा मिलाकर अपनत्व का भाव प्रकट करते हुए उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझते हुए अगर हम चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब इस देश का जनजाति क्षेत्र अपने आप को गौरवान्वित और सम्मानित, सुखी, आनंदित अनुभव करेगा। बस हम सब लोगों ने अपनी भूमिका निर्वहन करने की आवश्यकता है। संत अपने नंदराम जी के इस मूर्ति का अनावरण जब यहाँ से गुजरेंगे, लोग जाएंगे तो पूछेंगे किसकी प्रतिमा है। ये प्रतिमा भी आने वाले हर व्यक्ति को एक प्रेरणा देगी, एक ऊर्जा देगी। वहां से लोग कई यात्री निकलते होंगे, ये पूछेंगे कि किसकी प्रतिमा है। सब ध्यान में आएगा कि अपना सर्वस्व जिन्होंने अर्पण किया, ऐसे एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व की ये प्रतिमा है। सबके सर झुकेंगे, नतमस्तक होंगे और उस नतमस्तक होने के साथ साथ एक संदेश भी लेकर जाएंगे, एक संस्कार भी लेकर जाएंगे, एक विचार भी लेकर जाएंगे, एक संकल्प भी लेकर जाएंगे। यही इस प्रतिमा का महत्व है। और इसलिए मैं सभी जिन्होंने इसके लिए प्रयास किए, मैं पढ़ रहा था, ये प्रतिमा पीतल के धातु की बनी। यहाँ के लोगों ने अपने अपने घर से पीतल जमा किया। बहुत बड़ी अद्भुत शक्ति है। किसी एक दानदाता ने देकर इस मूर्ति को बनाया ऐसा नहीं। इसलिए यह तो यहाँ का जनजीवन जिन्होंने इसमें अपना कुछ योगदान दिया है, वो सबके अंतःकरण में उस योगदान के साथ, उस प्रतिमा के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अवश्य विश्वास रखता हूँ कि ये योगदान केवल कोई वस्तु देने तक सीमित नहीं, तो उन्होंने किए हुए कार्य में हम भी अपनी भूमिका निभाने का भाव लेकर दर्शन करते हुए चलेंगे। मैं फिर एक बार जिन्होंने इस कार्य को हाथ में लिया, उस सारे आयोजन समिति को मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। आप इतने धूप में कई देर से आप यहाँ बैठे हो, हम तो छांव में बैठे हैं, आप तो धूप में बैठकर कार्यक्रम का आनंद अनुभव कर रहे हो। मुझे मालूम नहीं धूप में बैठकर आपको कितना आनंद आता होगा, लेकिन आप सब लोग बड़ी शांति से बैठे, सब कार्यक्रम देखे हैं। मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम ही अपने आप में एक हृदय को झकझोरने वाला, हमके हृदय के अंदर देशभक्ति के भावनाओं को संक्रमित करने वाला और समाज की एकात्मता को दर्शाने वाला यह अद्भुत कार्यक्रम। फिर एक बार मैं अंत में जिन्होंने हरुल नृत्य प्रस्तुत किया, उन सभी बहनों का, विशेषतः
और भाइयों का फिर एक बार अभिनंदन, आयोजकों को धन्यवाद। आप सबके अंतःकरण में जो देश के प्रति भक्ति है और नंदलाल जी के प्रति श्रद्धा है, उस श्रद्धा को नमन करते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ।